गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 है C++ के साथ शुरुआत। तो देखिए बेटा, सबसे पहले वो जो पॉइंट है वो है हमारा कंपाइलर व लिंकिंग। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कंपाइलर लिंकिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, कंपाइलर का अर्थ सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में बदलना है। कंपाइलर क्या करता है बच्चों, जो सोर्स फाइल होती है उसे ऑब्जेक्ट फाइल में बदलता है। सोर्स फाइल का मतलब होता है हमारा प्रोग्राम, जो हमने प्रोग्राम के कोड लिखे होते हैं उसको बोलते हैं सोर्स फाइल, और कंपाइलर उस सोर्स फाइल को बदल देता है ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब होता है बाइनरी फाइल में, जिसको कंप्यूटर समझता है। ठीक है, कंपाइलिंग के दौरान प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदला जाता है। ये याद रखना बेटा, कंपाइलिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलते हैं। ये मशीनी भाषा में लिखा प्रोग्राम ही कंप्यूटर पर चल सकता है। अब देखिए, जो हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग भाषा, उस भाषा को मशीनी भाषा में बदल के कंप्यूटर पर चलाएंगे, इसलिए हम किसका उपयोग में लेते हैं, कंपाइलर का। ठीक है, परंतु चलने से पूर्व लिंकिंग की आवश्यकता होती है। मगर क्या कहते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम सोर्स फाइल से बाइनरी फाइल यानी ऑब्जेक्ट फाइल में बदलती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिंकिंग की आवश्यकता होती है, या लिंकिंग का हम उपयोग लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, लिंकिंग का अर्थ है कि यदि एक से अधिक ऑब्जेक्ट फाइल है तो इन सब को एक साथ करना होता है। देखो, लिंकिंग क्या करती है बेटा, अगर हमारे पास एक से अधिक ऑब्जेक्ट फाइल है तो उन सबको एक साथ करती है। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब क्या है, मशीनरी भाषा में जो मशीनरी भाषा समझते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, उसके बाद में आता है बच्चों हमारे पास लिनक्स या लाइनक्स भी बोल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, लिनक्स एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है बच्चों, ये एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है में किसी भी प्रकार के साथ, जिसमें किसी भी प्रकार के वायरस नहीं आते हैं। देखिए याद रखिए कि, एक मिनट, देखिए बच्चों, लाइनक्स है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किसी भी प्रकार के वायरस, ये क्या लिखा हुआ, किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आते हैं। इस बात को याद रखिए कि लाइनक्स का जब हम उपयोग करते हैं तो बहुत कम से कम वायरस आते हैं बेटा। ठीक है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग में वायरस नहीं आते। अब देखिए प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, प्रोग्रामिंग बनाते समय लाइनक्स का ही उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं बेटा, जब भी हम प्रोग्रामिंग जो बनाते हैं ना, ज़्यादातर कंपनी में जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है, या प्रोग्रामिंग होती है, तो उसके अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग लेते हैं। हम जो कंप्यूटर काम में लेते हैं बच्चों, उसके अंदर हम क्या करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते हैं। ठीक है, या डोस ले लेते हैं, या मैक ले लेते हैं, या दूसरा और भी कोई ले लेते हैं। मगर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम में लिया जाता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अब देखिए, G++ कमांड का उपयोग करके C++ प्रोग्राम का लिंकिंग और कंपाइलिंग के लिए किया जाता है। मतलब क्या करेंगे हम, मतलब C++ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं हम, तो हम G++ कमांड का उपयोग करके जो लाइनक्स के कोड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम का लिंकिंग करना और कंपाइलिंग करना भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है एक MS DOS। क्या होता है बेटा, MS DOS। तो देखिए, टर्बो C++ और बोर्डलैंड C++ कंपाइलर इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को MS DOS में उपलब्ध कराते हैं। अब याद रखिए, MS जो DOS है बेटा, MS DOS भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमारा C++ टर्बो और बोर्डनेट C++ कंपाइलर, ये भी क्या है हमारा C++ टर्बो और बोर्डनेट C++ एक कंपाइलर है हमारे। ठीक है, क्या है, कंपाइलर है, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है हमारा जो कंपाइलर डोस से कार्य करता है मिलके। ठीक है, ये भी एक एडिटर भी उपलब्ध कराता है जिसके साथ फाइल एडिट, कंपाइल और रन
ऑपरेशन होते हैं। बस ये याद रखिए कि डोस का हम उपयोग जब लेते हैं C++ के अंदर, तो हम टर्बो C++ और बॉर्डनेट C++ कंपाइलर का उपयोग करते हैं। मतलब कंपाइलर को हम कहते हैं कि हम MS DOS का उपयोग टर्बो C++ और बॉर्डनेट सॉफ्टवेयर की सहायता से करेंगे। ठीक है बेटा। अब आता है टोकन किसे कहते हैं। देखिए टोकन क्या, प्रोग्राम में उपयोग की जाने वाली छोटी से छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। ये याद रखिए बेटा कि टोकन क्या होता है कि प्रोग्राम में छोटी छोटी इकाई काम में लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टोकन क्या बोलते हैं। जैसे देखिए हमने इंटीजर काम में लिया है, ये भी एक टोकन है। हमने ए काम में लिया, वो भी टोकन है। हमने हैश लगाया, वो भी टोकन है। हमने सेमीकोलन लगाया, वो भी टोकन है। हमने प्रिंट एफ लिखा, कोई लाइन लिखी अंदर, वो भी टोकन है। ठीक है बेटा। छोटी छोटी इकाई जो काम में ली जाती है प्रोग्राम में, उसे टोकन कहते हैं। अब टोकन के प्रकार देखिए, ये हम कहेंगे टोकन को हम परिभाषित करते हैं। तो देखिए टोकन के प्रकार, टोकन को परिभाषित कैसे करेंगे बच्चों। किसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे टोकन। ठीक है, टोकन आ गया। टोकन का पहला प्रकार क्या है, कीवर्ड। दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा ऑपरेटर, चौथा कांस्टेंट और पांचवा हमारा क्या, स्ट्रिंग है। ठीक है बच्चों। अब हम इन पांचों को विस्तार के साथ समझेंगे। उससे पहले मैं आपके सामने एक चीज बता देना चाहता हूं, वो है हमारा, चलो बाद में बता दूंगा, पहले ये बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, पहले पांचों चीज बता देता हूं, उसके बाद ही बता देता हूं कि क्या चीज है हमारी। एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए बच्चों। हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद आएगा या पहले आएगा वो, एक मिनट। हाँ, एक टोकन से पहले आपको जो लिखना है बेटा, वो लिखना है वेरिएबल। टोकन से पहले आप जो शुरू करेंगे लिखना, वो पहले शुरू करेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको पूरा टोकन समझाऊंगा। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है बेटा, डाटा को मेमोरी में संग्रहित करने के लिए जो नाम दिया जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। देखिए बेटा, हम कोई भी चीज़ अगर प्रोग्रामिंग के अंदर संग्रहित करना चाहते हैं, प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहते हैं, और वो प्रोग्राम का कोड या वो प्रोग्राम की लाइन है बेटा मेमोरी के अंदर संग्रहित होती है, तो जो मेमोरी के अंदर वैल्यू या मान हमारा संग्रहित होता है, उस मान को कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित करने के लिए हमें वेरिएबल की आवश्यकता होती है। वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर का मतलब होता है जो चलता रहता है, काम में आता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए बेटा मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे ये इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, अब इंटीजर डाटा टाइप का मतलब ये है कि अब हम कोई नंबर ही काम में लेंगे प्रोग्रामिंग में। तो मान लीजिए कि मैं भाई 5 नंबर काम में लेता हूँ। कितने नंबर, 5 नंबर मैं आपके सामने क्या ले रहा हूँ, काम में ले रहा हूँ। ठीक है, ये 5 नंबर काम में ले रहा हूँ। तो इस 5 नंबर यानी इस 5 नंबर के मान को कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित करना है, तो मैं वेरिएबल की आवश्यकता या वेरिएबल की सहायता लूंगा। ये ए क्या है, वेरिएबल है बेटा। क्या है, वेरिएबल है। ए क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो जब मैं ए वेरिएबल प्रोग्रामिंग में लिखूंगा और इसके सामने 5 लिखूंगा, तो ये ए वेरिएबल इस 5 को कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित कराएगा। समझ में बात आपको। वेरिएबल कभी भी कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित नहीं होता, मगर वेरिएबल बेटा जो मान होता है वेरिएबल का, यानी वेरिएबल का मान क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। तो ये इस 5 को कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित कराएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए उसे वेरिएबल कहते हैं, लिख दिया था। उसके आगे देखिए, वेरिएबल से पहले डाटा टाइप का लिखना आवश्यक होता है। ये याद रखिए, वेरिएबल का उपयोग करने से पहले क्या लिखते हैं हम, डाटा टाइप लिखता है। वेरिएबल का डाटा टाइप कौन सा है वो हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरिएबल की घोषणा करने से पहले डाटा का प्रकार बताना आवश्यक होता है। मतलब हम वेरिएबल की घोषणा करेंगे यानी सेमीकोलन पीछे लगाएंगे और ये घोषित हो जाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा टाइप बताना पड़ेगा कि हम वेरिएबल के लिए किस प्रकार का डाटा टाइप ले रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए वेरिएबल के नियम क्या क्या होते हैं, जो हमने 11 में पढ़ा था बेटा वही का वही है, बस आपको समझा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए वेरिएबल के प्रकार में देखिए वेरिएबल के नियम क्या है।
पहला है चर का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से ही होना चाहिए। पहली चीज़ याद रखिए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उसमें से ही चर का नाम होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हैश लगा दो, कॉमा लगा दो, डॉट लगा दो, तो ये चीज़ नहीं लगा सकते। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से ही होता है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी A to Z व छोटे अक्षर स्मॉल a to Z का मान अलग अलग होता है। इस बात को ध्यान रखिए बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक तो कैपिटल जिसे हम बोलते हैं अपर केस लेटर और स्मॉल लेटर होता है जिसे बोलते हैं लोअर केस लेटर, इन दोनों का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई ये A है, इसका मान अलग है, और ये A है, इसका मान अलग है। ये याद रखिए बेटा, ये स्मॉल है, इसका मान अलग है, ये कैपिटल A है, इसका मान अलग है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, वेरिएबल के नाम के साथ खाली स्थान का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए वेरिएबल के नाम के साथ में खाली स्थान का उपयोग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए जरा सोचिए, ये जो वेरिएबल के नियम है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर के नियम। आइडेंटिफायर के नियम। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा आगे आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं, तब भी आप याद रख लीजिए अभी से ही कि चाहे मैं आइडेंटिफायर बोलूं चाहे मैं वेरिएबल बोलूं बेटा, इनकी परिभाषा एक जैसी ही है, इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, वेरिएबल के साथ में खाली स्थान का उपयोग नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिए। खाली स्थान का मतलब कि वेरिएबल हमने काम में लिया यहाँ पे और फिर खाली स्थान छोड़ दिया, ठीक है, तो वेरिएबल का उपयोग नहीं होगा। अब देखो चौथा नियम क्या है इसका, वेरिएबल का नाम सुरक्षित शब्द यानी कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे देखिए बेटा, कीवर्ड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि कीवर्ड्स की जो मीनिंग होती है वो पहले से फिक्स होती है, और जितने भी प्रकार के कीवर्ड्स हैं अभी आएंगे आगे आपके सामने, तो वो कीवर्ड्स कभी भी हम वेरिएबल की तरह उपयोग में नहीं लेते, इस बात को याद रखिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए आपको, वेरिएबल की अधिकतम वैल्यू 31 अक्षर हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा, 31 अक्षर, 31 अक्षर हो सकती है, मगर वर्तमान कंप्यूटर 8 बीट ही लेता है। मगर देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो कंप्यूटर होता है वो कितने बीट लेता है, 8 बीट लेता है, मतलब 8 बीट बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि वेरिएबल की घोषणा करना और परिभाषित करना। तो देखिए बेटा, जिस प्रकार से हमने एरे को घोषित किया था उसी प्रकार से मैंने बताया था आपको, जैसे एरे घोषित हुआ उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को भी घोषित करेंगे। तो देखिए इसमें परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या है कि वेरिएबल को घोषित या परिभाषित करते समय उसके आगे, मतलब वैल्यूज के आगे सेमीकोलन, इससे क्या बोलते हैं बेटा, सेमीकोलन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। मतलब जब भी हम किसी भी वेरिएबल को घोषित करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, उसके पीछे सेमीकोलन लगा देंगे, मतलब उसके आगे सेमीकोलन लगा देंगे। यदि हम सेमीकोलन का उपयोग नहीं करते हैं तो कंपाइलर वेरिएबल के मान को नहीं लेगा। मतलब अगर बाय चांस मैंने ये पीछे सेमीकोलन नहीं लगाया तो कंपाइलर क्या होगा, इस वेरिएबल को घोषित ही नहीं करेगा बेटा। उसके बाद देखिए कि वेरिएबल को वैल्यू के साथ घोषित करना ही वेरिएबल को परिभाषित करना है। मतलब कहते हैं कि हम वेरिएबल की वैल्यू जो देंगे ना बेटा, वैल्यू के साथ घोषित करना ही वेरिएबल को परिभाषित करना होता है। मतलब हम कहते हैं कि वेरिएबल को परिभाषित करो, तो वेरिएबल को परिभाषित कब करते हैं, जब वेरिएबल घोषित हो जाता है। ठीक है, और वेरिएबल घोषित कब होता है, जब उसके पीछे सेमीकोलन लगाते हैं। अब देखिए घोषणा के साथ साथ एक लाइन और लिख सकते हैं कि वेरिएबल को घोषित करते समय वैल्यू का होना आवश्यक होता है। वैल्यू का होना मतलब आवश्यक है कि हम उस वेरिएबल को कोई मान दें। अब वेरिएबल को बेटा मान हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक तो मान हम शुरुआत में देते जब प्रोग्राम बना रहे तो मान दे दें, या दूसरा मान हम प्रोग्राम को हम रन कर दें, एग्जीक्यूट कर दें, उसके बाद दे दें। तो ठीक है बेटा, दो प्रकार से हम मान दे सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, ये है लास्ट पॉइंट, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
यानी वेरिएबल को शुरू करना। ठीक है बच्चों, मैं लिख देता हूं आपके लिए। वेरिएबल को शुरू करना। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को बोलते हैं हम चर। ठीक है बेटा, तो देखिए वेरिएबल की घोषणा के समय जो वैल्यू दी जाती है उसे मेमोरी में स्टोर करना ही वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। अच्छा देखिए, वेरिएबल को हम शुरू कैसे करेंगे बेटा, जो भी हम वैल्यू वेरिएबल को देंगे उसी समय वेरिएबल क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरा ये क्या है, एरे वेरिएबल है। क्या है, एरे वेरिएबल है मेरा। क्या है बेटा, एरे वेरिएबल। एज जो लिखी हुई है यहाँ पे एज, ये एज क्या है मेरी, एरे वेरिएबल है। मैंने कितनी वैल्यू ली है इसमें, 5 ली है। तो मुझे 5 को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 1 2 3 4 और 5। मुझे 5 को ही समझाना पड़ेगा और इन 5 को ही मैं कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित करूंगा, जैसे मैंने एरे को करी थी, आपको पता ही है। तो जिस प्रकार से हमने एरे को शुरू किया था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को भी शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, अब चाहो तो आप एग्जाम्पल ऐसा भी बना सकते हो, चाहो आप एग्जाम्पल ऐसा भी बना सकते हो। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं, जैसे इंटीजर ए लिख दिया आपने, ए का मान 5 ले लिया। अब ये 5 हो गया, तो अब इस 5 को आप कंप्यूटर की मेमोरी में से प्रदर्शित कर दो, 5। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी आप वेरिएबल को शुरू कर सकते हो। ठीक है, मगर ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होता है ये वाला, एरे वाला बना के बताते हैं ना हम, जिसमें हमने 5 वैल्यू लिए तो 5 वैल्यू अलग अलग स्टोर करिए, 1 2 3 4 5, और उसको मेमोरी में प्रदर्शित किया। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम इस प्रकार से बनाते हैं। एरे को शुरू जो हम करते हैं, यानी हम वेरिएबल को जो शुरू करते हैं वो एरे की तरह ही करते हैं। चाहो तो आप इस प्रकार से शुरू कर दो, चाहे आप इस प्रकार से शुरू कर दो, तब भी ठीक है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे उन प्रकारों के पास जो हमने भी करे थे, कि हमने भी करा था कि हम टोकन किसे कहते हैं। हमने टोकन के बारे में पढ़ा था, अभी हम टोकन के बारे में लेते हैं बेटा, कि टोकन हमारे कितने प्रकार के थे, अभी बता दिया था मैंने आपको। अब देखिए टोकन कितने प्रकार के होते हैं वो हमने कर लिया। कौन कौन से प्रकार बताए थे मैंने आपको, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट और स्ट्रिंग। अब एक एक करके 5 लेते हैं। तो देखिए कीवर्ड क्या होते हैं बेटा, कीवर्ड बेटा सुरक्षित शब्द होते हैं। क्या होते हैं, सुरक्षित शब्द। देखिए लिखा हुआ क्या है, कीवर्ड सुरक्षित शब्द होते हैं जिनका मान प्रोग्रामिंग के दौरान बदला नहीं जा सकता है। ये क्या बेटा, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के दौरान बदला नहीं जा सकता है, मतलब जो भी हम कीवर्ड काम में लेंगे, जैसे मान लो मैंने इंटीजर काम में लिया बेटा, क्या काम में लिया, इंटीजर लिया, कैरेक्टर लिया, फ्लोट लिया, या और भी कोई चीज़ ले ली मैंने, क्लास का नाम ले लिया, वर्चुअल ले लिया, फंक्शन ले लिया, फ्रेंड ले लिया, कुछ भी नाम ले लिया जैसे चीज़। ये जो नाम है वो क्या है, कीवर्ड्स है। तो इनका मान क्या है बेटा, प्रोग्रामिंग में पहले से फिक्स हो रखा है, तो इनका मान कभी बदलता नहीं है प्रोग्रामिंग के दौरान। फिर लिखेंगे कि वेरिएबल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप किसी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। मतलब वेरिएबल, चाहे वेरिएबल हो कोमा, सॉरी दिखाने था कोमा, चाहे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो, ये क्या होता है बेटा, किसी भी प्रकार के कीवर्ड नहीं होते, कभी भी याद रखना। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोल दो या डराइव्ड डाटा टाइप बोल दो, लो डराइव्ड डाटा टाइप। ठीक है बेटा, वेरिएबल, डराइव्ड डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप किसी भी प्रकार का कीवर्ड नहीं होते हैं, कभी भी कीवर्ड नहीं बनते हैं। अब कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, तो देखो अब एक स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीन में ले लेना, ये कीवर्ड से बेटा अपने एसएम, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैरेक्टर जो हम कैरेक्टर यूज लेते हैं, क्लास, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्नल, फ्लोट, फॉर, फ्रेंड, गो टू, इफ, इनलाइन, इंटीजर, लॉन्ग, न्यू, ऑपरेटर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक्स, स्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, फिर स्विच, फिर उसका टेम्परेचर, टेम्पलेट है, सॉरी टेम्परेचर नहीं टेम्पलेट, हाँ
टेम्पलेट, दिस, थ्रू, ट्राई, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइन, वर्चुअल, वॉइड और वोलेटाइल और वाइल। ये क्या बेटा कीवर्ड्स हैं जो हम कभी भी इन कीवर्ड्स को वेरिएबल की तरह काम में नहीं ले सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद में हमारा आता है आइडेंटिफायर। जो दूसरा पॉइंट था हमारा आइडेंटिफायर, वो आइडेंटिफायर अब हम ले रहे हैं पॉइंट नंबर सेकंड में समझेंगे आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। देखिए बेटा, अब देखिए आइडेंटिफायर भी क्या होता है बेटा, सेम का सेम वेरिएबल की तरह ही होता है। ये देखिए वेरिएबल, एरे, क्लास, स्ट्रक्चर और यूनियन के समान नाम जो प्रोग्रामिंग द्वारा यानी प्रोग्रामर द्वारा दिए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफायर कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि वेरिएबल हो, एरे हो, क्लास हो, स्ट्रक्चर हो, यूनियन के नाम होते हैं ना बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिफायर। जो प्रोग्रामर नाम देता है उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामर अगर किसी भी वेरिएबल को एक अलग से नाम देना चाहेगा, जैसे बाई चांस मान लीजिए ये इंटीजर है, मेरे पास इंटीजर है, ठीक है। अब जैसे मैं समझाता हूँ आपको एक उदाहरण देके बेटा, कि जैसे मेरे पास ये आया इंटीजर ए की वैल्यू 5, इंटीजर ए की वैल्यू 6। अब दो चीज आ गई मेरे पास। देखिए बेटा उदाहरण में समझिए आप, ये उदाहरण समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कि अगर मेरे पास दो इंटीजर आ गए, कितने इंटीजर आ गए? 2, और वेरिएबल का नाम भी क्या है? सेम का सेम है बेटा, ए, मगर इनका मान अलग अलग है। तो कंपाइलर क्या करेगा, किसी भी एक ए को, चाहे ये हो चाहे ये हो बेटा, किसी भी एक ए को वो क्या कह देगा? आइडेंटिफायर कर देगा। क्या कह देगा? आइडेंटिफायर नाम दे देगा। वो कहेगा कि मान लो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल और ये मान लो हमारा आइडेंटिफायर। समझ में बात आपको? तो उस समय हम आइडेंटिफायर का उपयोग करते हैं, जबकि आइडेंटिफायर वेरिएबल, एरे और क्लास या स्ट्रक्चर यूनियन के नाम के समान ही होता है जब प्रोग्रामर यूज देता है। ठीक है बेटा। और अब आती है कि आइडेंटिफायर का उपयोग करने से पहले आइडेंटिफायर के नियमों की पालना की जानी चाहिए। तो चाहे नियमों की पालना बोल दे बेटा या बोल दे आइडेंटिफायर के नियम, तो ये वही नियम है, ये वही नियम लिखे हुए हैं जो मैंने वेरिएबल के नियम बताए थे। ठीक है बेटा। तो अगर आपके सामने पालना की जानी चाहिए लिख दे, या आपके सामने ये लिख दे कि आइडेंटिफायर के नियम लिखिए, तो आइडेंटिफायर के भी नियम आप वही लिखोगे जो मैंने वेरिएबल के लिखा है बेटा, वही के वही। अभी पढ़ के बताऊंगा, टाइम खराब होगा। ठीक है। उसके बाद में हमारे आते हैं ऑपरेटर्स, कि हमारे C++ के अंदर हमने ऑपरेटर कर रहे हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? तो बेटा देखिए, हमने सी भाषा में जो ऑपरेटर पढ़े थे वही ऑपरेटर सब के सब C++ के अंदर भी आ रहे हैं। बस C++ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर जुड़ गए हैं। मगर C++ के जितने भी ऑपरेटर हमने पढ़े थे 11 में, सॉरी सी भाषा के जितने भी ऑपरेटर हमने 11 क्लास में पढ़े थे बेटा, वो जितने भी ऑपरेटर C++ में भी यूज हो रहे हैं, तो उनकी डेफिनेशन, उनके काम करने का तरीका बदला नहीं है, वही का वही है। तो ये देखिए मैं बताता हूँ ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी ऑपरेटर्स, क्या कह रहे हैं बेटा? सभी ऑपरेटर्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी भाषा में वैध है। वैध मतलब वैलिड है, वैलिड मतलब काम में ले सकते हैं। ठीक है। ऑपरेटर चिन्ह होते हैं, क्या ले रहे हैं भाई? ऑपरेटर चिन्ह होते हैं जो वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप के बीच में लगकर परिणाम देते हैं। ऑपरेटर्स बेटा होते क्या है? ऑपरेटर चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं जो वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ या डाटा टाइप के साथ लग के, बीच में लग के, या अंत में लग के, या पहले लग के आउटपुट प्रदान करते हैं। ये लिखा है कांस्टेंट के साथ लग कर साथ कर दो बेटा, के साथ। ठीक है, बीच में नहीं, साथ लगकर परिणाम देता है। ठीक है बच्चों, क्या समझे आप? कि चाहे वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे डाटा टाइप के साथ लगकर परिणाम देता है। मतलब हम ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ऑपरेटर खूब प्रकार के होते हैं। जैसे हम ऑपरेटर का उपयोग करते हैं बेटा,
तो ऑपरेटर क्या करता है, चाहे वेरिएबल हो, कांस्टेंट, डाटा टाइप उनके साथ में आएगा और परिणाम प्रदान करेगा। जैसे उदाहरण देखिए कि जो ए है और बी है, इसे बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। ऑपरेंड बोलो चाहे वेरिएबल बोलो, ठीक है बेटा। और जो बीच में जो लगा है प्लस का चिन्ह, वो क्या है, ऑपरेटर है। इसे हम बोलेंगे एडिशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर। और मैंने क्या बताया था, ऑपरेटर चिन्ह होते हैं, बस ये याद है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं बेटा, ठीक है, जिनका उपयोग हम वेरिएबल के साथ करते हैं, कांस्टेंट के साथ करते हैं, डाटा टाइप के साथ करते हैं और परिणाम को प्राप्त करते हैं। अब देखिए थोड़ी सी लाइन और देख लीजिए। ऑपरेटर का उपयोग दो तत्व यानी वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप पर कार्य करने, देख ऑपरेटर का उपयोग, अब लिखते हैं बेटा कि ऑपरेटर का उपयोग तत्व मतलब चाहे वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, चाहे डाटा टाइप हो, पर कार्य करके एक आउटपुट देना होता है। मतलब हम ऑपरेटर का उपयोग क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारे तत्व होंगे, चाहे वो वेरिएबल के तत्व हो, कांस्टेंट के हो, चाहे डाटा टाइप के तत्व हो, उन पर कार्य करके या उनके साथ कार्य करके आउटपुट प्रदान करता है। अब आता है हमारा कि C++ में ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हम कहेंगे कि जो हमने C भाषा के अंदर ऑपरेटर पढ़े थे वो तो ऑपरेटर है ही हैं, मगर हमारे C++ भाषा के अंदर कुछ ऑपरेटर जोड़े गए हैं नए। पहले हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं ऑपरेटर। देखिए C++ में कुछ नए ऑपरेटर जोड़े गए हैं। कौन से ऑपरेटर है बेटा, इंसर्शन ऑपरेटर जिसका चिन्ह होता है इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जिसका चिन्ह होता है, और स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर जिसका चिन्ह होता है, ठीक है बच्चों। अब इन तीनों ऑपरेटर के बारे में हम कल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम हमारे वो ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है बेटा। आज की क्लास यहाँ तक ही, कल की क्लास में हम नेक्स्ट इन तीनों ऑपरेटर के बारे में समझेंगे और इसके बारे में बताएंगे।